अभी हम जो पढ़ेंगे वो किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किडनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या क्या फिल्टर करती है। एक्चुअल में जो हमारा यूरिन है उसको बनाने का काम किडनी करती है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है। ब्लड दो जगह से फिल्टर होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्लड एक हमारा लंग्स से फिल्टर होता है, एक हमारे किडनी से फिल्टर होता है। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जबकि किडनी के अंदर मटेरियल्स होता है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, आपका फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, क्लोराइड है। ये सारी चीजें जो भी एक्स्ट्रा होंगी, बॉडी से जरूरत से ज्यादा होंगी, वो हमारी किडनी फिल्टर करेगी। अब इसको चेक करने के लिए भी एक टेस्ट होता है जिसका नाम है KFT, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि किडनी हमारी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब हम KFT कराते हैं तो उसके अंदर चाहे वो कैल्शियम हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रेटिनाइन हो, फॉस्फेट हो या पस सेल्स हो, इनकी एक रेंज है कि इससे ज्यादा ये नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल रेंज आती है उसमें कि ये इतने ही होने चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा जाते हैं तो इसका मतलब यह कि किडनी उस चीज को फिल्टर नहीं कर पा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेटिनाइन जो है हमारा 0.5 से लेकर 1.5 तक जा सकता है, ये नॉर्मल है। मतलब अगर इतना क्रेटिनाइन हमारा जा रहा है तो ये ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन अगर ये क्रेटिनाइन लेवल 2 पॉइंट समथिंग चला जाए तो इसे बोलेंगे किडनी क्रेटिनाइन को रिमूव नहीं कर पा रही है। और ये क्रेटिनाइन अगर बढ़ता चला जाए, 4, 5, 6, 7 चला जाए, तो फिर इसका मतलब है किडनी का फिल्ट्रेशन खराब होता चला जा रहा है। तो किडनी फिल्टर करने का काम करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। और कौन से टॉक्सिन्स को? जो ऑर्गेनिक है और जो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जो भी आपने खाना खाया था, जो कुछ भी खाया था, अब वो बॉडी जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसके बाद में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि आपने जो कुछ चीजें खाई हैं और उसके बनने के बाद में, जैसे प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद, इसको बोलते हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना। प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है। तो प्रोटीन जब एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है तो अपने अंदर से वो यूरिक एसिड को छोड़ती है। यानी कि प्रोटीन जब डाइजेस्ट होती है तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है और उसके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारा यूरिया और यूरिक एसिड निकलता है। जैसे हम कोई सब्जी लेकर आते हैं, सब्जी को काटने से मतलब बनाने से पहले हम छीलते हैं, तो हम सब्जी तो खा रहे हैं लेकिन उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? उसका छिलका हो गया। तो ऐसे प्रोटीन से भी हमारे यूरिया और यूरिक एसिड निकलते हैं। तो ये वाली जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इनको हमें खाना ही पड़ेगा, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हम दवाइयां खाते हैं। भगवान ने किडनी को ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए बनाया है, ना कि दवाइयों को फिल्टर करने के लिए बनाया है। ना कि जो आप जूसेस पीते हैं और उसके अंदर एडिबल कलर डाला जाता है। जैसे अगर हम मैंगो शेक पिए तो मैंगो शेक में जितना मैंगो नहीं होगा उससे ज्यादा कलर होगा, तो वो जो कलर है वो आपकी किडनी को ही फिल्टर करना पड़ता है। जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स भी किडनी को ही फिल्टर करना पड़ता है। जो कैल्शियम की गोली लेते हैं उस कैल्शियम को फिल्टर करने का काम भी किडनी का ही करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा जो भी चीजें इनटेक करते हैं और जरूरत के हिसाब से नहीं करते, मतलब इनका ऐसा नहीं कि अगर हम ड्रग्स ना लें या हम शराब ना पिए या बियर ना पिए या कुछ ऐसी मेडिसिन ना खाएं तो हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। ऐसी चीजें जो हम जानबूझकर कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट कहलाएंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी मजबूरी है लेना, तो उसको तो बॉडी फिल्टर कर सकती है, किडनी फिल्टर कर सकती है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक है उसको तकलीफ होती है फिल्टर करने में। तो ये हमारी KFT बता देती है कि हमारी कौन सी चीजें फिल्टर हो रही हैं और कौन सी चीजें फिल्टर नहीं हो रही है। तो ये आप किडनी का डायग्राम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है किडनी का। ये दो किडनियां हैं हमारी, राइट और लेफ्ट। न्यूरोथेरेपी और मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारी राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है और लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है। यानी कि हमारी किडनी के दोनों के फंक्शन भी अलग अलग है।
लेकिन बाकी का ये 20% दोनों ही एसिड और अल्कलाइन को भी बैलेंस करती है, यानी कि फिल्टर करती है। तो किडनी के अंदर जो ब्लड जाता है, जो फिल्टर होने के लिए जाता है, वो रीनल आर्टरी के द्वारा जाता है। रीनल आर्टरी है, ये ब्लड जा रहा है और किडनी के अंदर जा रहा है। यहां से आप देखेंगे तो किडनी के अंदर जा रहा है। तो ये किडनी के अंदर जब ब्लड जाएगा तो इसका फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? किडनी की सबसे छोटी सेल के अंदर। तो किडनी की सबसे छोटी सेल जो है वो नेफ्रॉन कहलाती है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो किडनी में जो ब्लड गया था वो इस तरीके से गया। ये आर्टरीज है, आर्टरीज आगे जाकर आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी, आर्ट्रियोल्स आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, और कैपिलरीज का गुच्छा, यहाँ पर एक गुच्छा बनेगा कैपिलरीज का, छोटी छोटी कैपिलरीज का। इस गुच्छे को किडनी के अंदर कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? जो कैपिलरीज का गुच्छा है जहां से फिल्टर हो रहा है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब एक कप आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कप है, इस कप का नाम क्या है? वोमैन कैप्सूल। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कप की खोज करी, आविष्कार किया कि एक कप होता है जिसके अंदर हमारा ब्लड फिल्टर होता है। तो उस कप के आविष्कार की वजह से उस कप का नाम ही वोमैन कैप्सूल रख दिया। जैसे डॉक्टर लास्टर महराज न्यूरोथेरेपी, तो वोमेन्स कैप्सूल हो गया, यानी कि ये कैप्सूल किसके नाम पर है? वोमेन कैप्सूल के नाम पर है, वोमेन साइंटिस्ट के नाम पर है। अब यहां से जैसे तेजी से ब्लड जाएगा तो एक छननी है, उस छननी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं बाहर आ जाएंगे। एक प्रेशर पड़ता है छन्नी के ऊपर और ब्लड जाता है उस छन्नी में, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटनाइन है, ग्लूकोज है, अमोनिया है, फॉस्फेट है, ये सारी की सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। ये इतनी तेजी से जाता है कि कुछ अच्छी चीजें भी बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रेशर से डालेंगे पानी को, तो टॉक्सिन्स तो बाहर निकलेंगे, कुछ अच्छी चीजें भी निकल जाती हैं। इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो कुछ सेल्स भी नीचे आ जाती हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है ना। तो कई बार आपने देखा होगा कि यूरिन में ब्लड आने लग जाता है ना। तो ये आरबीसी भी आ सकती है, डब्ल्यूबीसी भी आ सकती है, प्लेटलेट भी आ सकती है। तो ये नीचे फिल्टर हो जाती है। जब ये नीचे जाती है, इस पाइप का नाम है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी ट्यूब से ये फिल्टर होती है। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो यहां पर रीएब्जॉर्ब के सेंसेशन लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है और वो भी नीचे चली गई हैं, तो उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये यहां तक चलती हैं, यहां तक आते हैं। फिर यहां से एक पाइप आप देख रहे हैं कि छोटा सा एक पाइप अलग से है, इसको डिसेंडिंग लूप बोलते हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसको असेंडिंग लूप बोलते हैं, इसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि लूप ऑफ हेनले यानी कि अगर ब्लड, हमारा जो किडनी है, जो फिल्टर आया है, अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाए तो इसके बाद फिल्ट्रेशन नहीं होगी। यानी कुछ भी चीजें हैं रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, वो कहां तक हो सकती है? यहां तक हो सकती है। इसके बाद रीएब्जॉर्ब नहीं होगी और जो यूरिन बना है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आप जो नेफ्रॉन देख रहे हैं, ये एक नेफ्रॉन है, और ऐसे एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन काम करते हैं। यानी कि 10 लाख हमारी राइट किडनी में और 10 लाख हमारी लेफ्ट किडनी में। तो 20 लाख नेफ्रॉन एक साथ काम करते हैं, तब जाकर ये आपका ब्लड फिल्टर होता है। तो यहां से फिल्टर होकर ये आपकी कलेक्टिंग ट्यूब है। इस ट्यूब में, ये ट्यूब के अंदर एक नेफ्रॉन इधर होगा, एक नेफ्रॉन इधर होगा, एक नेफ्रॉन इधर होगा, एक नेफ्रॉन इधर होगा, एक नेफ्रॉन इधर होगा। ऐसे कई सारे नेफ्रॉन इस पाइप के साथ जुड़े होते हैं जो इस फिल्ट्रेशन में काम करते हैं। और सबसे जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनसे इकट्ठा यूरिन इस कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है। इस कलेक्टिंग ट्यूब में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि इस कलेक्टिंग ट्यूब में लाखों की संख्या में नेफ्रॉन फिल्टर कर भेजते हैं, तब यूरिन इसमें आता है, लाखों की संख्या में। तो मैंने बताया कि 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में है, 10 लाख नेफ्रॉन दूसरी किडनी में है, तो दोनों ही किडनी में ये फिल्ट्रेशन होता है। तो ऐसे कलेक्टिंग ट्यूब बहुत सारी इकट्ठी होकर एक ग्रुप बनाती हैं, और ये ग्रुप बनता है इस पिरामिड के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये पिरामिड है, या हम इसको अगर उल्टा कर दें तो ये पिरामिड टाइप में बन जाएगा। ये एक किडनी के अंदर 15 पिरामिड्स होते हैं।
एक किडनी के अंदर 15 पिरामिड होते हैं और एक पिरामिड के अंदर 70 से 80 हजार नेफ्रॉन होते हैं। कितने हो गए? ये लगभग एक किडनी के अंदर 15 पिरामिड हैं और एक पिरामिड के अंदर कितने हैं? 70 से 80 हजार नेफ्रॉन हैं। लगभग तो मल्टीप्लाई 15 70 लगभग ये आपका आ जाएगा 10 लाख के करीब में। यानी कि एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन हो गए? 10 लाख के करीब में नेफ्रॉन होते हैं। ये सारे नेफ्रॉन यानी कि ये पिरामिड निकलकर यहाँ से कलेक्टिंग ट्यूब ने, अब ये कैसे शेप है? इस तरीके से है, तो इसकी शेप ऐसे होगी, यानी इस तरीके से होगी। यहाँ एक पाइप मुंह खुला हुआ है, यहाँ से यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब से जैसे ही यूरिन नीचे की तरफ आएगा तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वेलनी। डक्ट ऑफ वेलनी, डक्ट ऑफ वेलनी क्या करती है? डक्ट ऑफ वेलनी का मतलब ये है कि वो पार्ट जहां से, अब ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसे हम देख नहीं सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये छोटा स्ट्रक्चर है। तो यूरिन छोटे स्ट्रक्चर से बड़े स्ट्रक्चर में आता है, तो वह स्थान जहां से यूरिन माइक्रो से मैक्रो की तरफ चलता है उस लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वेलनी बोलते हैं। यहां से एक और पाइप शुरू होता है जिसका नाम है लेजर कैलिक्स। लेजर कैलिक्स एक पाइप और शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पाइप सारे जुड़े हुए हैं, एक पाइप और शुरू हो जाता है। ये दूसरा पाइप था, यहाँ ये डक्ट ऑफ वेलनी होगी, यहाँ से एक पाइप शुरू, तो ये है लेजर कैलिक्स। इसके बाद फिर आता है मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और इसको क्रॉस करते करते ये यूरिन यहाँ पर आकर ये यहाँ रिनल पैलिक्स में आ जाता है। यानी कि सारा का सारा नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन इकट्ठा हुआ है वो कहाँ जमा हो जाएगा? रिनल पेल्विस के अंदर। रिनल पेल्विस उस यूरिन को इकट्ठा करके नीचे की तरफ भेज देती है। किसके अंदर? यूरेटर के अंदर। इस यूरेटर के अंदर भेज देती है। ये यूरेटर बूंद 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 कर कर इधर से भी ऐसे आएगा, इधर से भी आएगा, और ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने लग जाता है। जब यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने लग जाएगा तो इसके चारों तरफ सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ये भरेगा तो ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि हमारा ब्लैडर भर गया है, इसे पास आउट कर दो। ये कंट्रोल केवल और केवल ब्रेन से साथ जुड़ा हुआ है, इसका कोई कनेक्शन ऐसा नहीं कि बॉडी जब कहेगी तभी, ऐसा नहीं कि आपकी मन, अभी आपको यूरिन नहीं है तो आपको मन करे कि मैं यूरिन चला जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं ना कि मैं अभी यूरिन कर आया और मेरा ब्लैडर खाली होगा और मैं चाहूँ कि मैं दोबारा यूरिन करके आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये अंतर्भूति क्रिया है। अंतर्भूति क्रिया का मतलब ये अपने आप होने वाली क्रिया है। ब्लैडर भरेगा, आपको मैसेज जाएगा, आप पास आउट कर देंगे। इसको आप रोकने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग हो सकती है। कई लोग इस यूरिन की जो मैसेज जो ब्रेन में आया, कोई आधे घंटे रोक सकता है, कोई 1 घंटे रोक सकता है, कोई 3 घंटे भी रोक सकता है। लेकिन जिसकी जितनी कैपेसिटी, अगर उससे वो ज्यादा की तरफ रोकेगा तो वो आपके ब्रेन के कनेक्शन को काट देगा। जैसे मान लीजिए मेरी की कैपेसिटी आधे घंटे की और मैं यूरिन को आधे घंटे तक पास आउट ना करूं, तो वो क्या करेगा? ब्रेन से कनेक्शन काट देगा और खुद ही पास आउट हो जाएगा, यानी कि खुद सेल्फ ही बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी करने का, और खासतौर से ये स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो स्टूडेंट क्या है कि पास आउट हो जाता है, यूरिन अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैक्सिमम कंट्रोल नहीं है, मिनिमम तो कंट्रोल है। यानी कि हम 10 से 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे रोक सकते हैं, ये नेचुरल है। इससे ज़्यादा रोकेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। रोको। तो यूरिन जो इकट्ठा होकर आया वो कहां से आया? रिनल पेल्विस के द्वारा आया। ये क्या है? रिनल पेल्विस, यानी कि ये वाला एरिया है। किडनी के अंदर एक रास्ता बना हुआ, जो भी चीजें बाहर से अंदर जा रही हैं, अंदर से बाहर आ रही हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। मैंने बताया था आपको हाइलम। हाइलम हाइलम वो जगह है जहां से ब्लड आर्टरीज अंदर जाएंगी, ब्लड वेन बाहर आएंगी, लिम्फ वेसल अंदर जाएंगी, सारी चीजें जो आदान प्रदान होंगी वो यहाँ से होंगी। केवल यूरिन के आने का रास्ता हमारा रिनल पेल्विस में होगा, है ना। तो रिनल पेल्विस में केवल यूरिन के आने का रास्ता है। बाकी की जितनी भी चीजें किडनी के अंदर जा रही हैं और आ रही हैं वो सब कहाँ से जाएंगे? हाइलम के अंदर जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ बनाया था ये लिखा हुआ है हाइलम का एरिया, ठीक है। किडनी के बाहरी कवर को हम कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कोटेक्स बोलते हैं। कोटेक्स वर्ड जब भी आएगा तो ये कवर के बारे में बताता है, बाहरी लेयर के बारे में। अंदर की चीजों को हम मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। इस मेडुला के अंदर ही क्या है? पिरामिड्स बने हुए हैं, यानी कि अंदर किडनी की ऊपरी लेयर को हम कोटेक्स बोलेंगे, अंदर ऊपरी लेयर को हम क्या बोलेंगे? कोटेक्स बोलेंगे। अंदरूनी भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर ही ये पिरामिड्स होते हैं, जहां पर ये 15 से 16 पिरामिड्स होते हैं, जिनके अंदर नेफ्रॉन काम करते हैं, है ना। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी रचना, छोटी सेल नेफ्रॉन है, जो किडनी के सारे काम करने में खुद क्षमता रखती है, क्योंकि फिल्टर तो अल्टीमेटली नेफ्रॉन ने ही करना है। नेफ्रॉन हमारे खराब हो जाए तो हमारा यूरिन फिल्टर नहीं होगा, फिर वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, नेफ्रॉन फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जो उसका काम है। और क्या काम है? कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, ये किडनी का काम है। बस किडनी का काम है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोई भी चीज ऐसी ना हो जो बॉडी को नुकसान पहुंचाए। जैसे ग्लूकोज हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी अगर हो जाए बॉडी के अंदर तो ये डायबिटीज की कंडीशन है। तो एक से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो 140 तक होना चाहिए नॉर्मली, चाहे वो कंडीशन कुछ भी है। 140 है तो बॉडी इसको 150 तक मेंटेन करके रखेगी, लेकिन 160 180 जाने पर इसको यूरिन से बाहर निकालने शुरू कर देगी, क्योंकि हमें इतने ग्लूकोज की कोई आवश्यकता नहीं है जो ब्लड के अंदर घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को जिनकी डायबिटीज फ्लक्चुएट होती है, बढ़ी रहती है, उनके यूरिन में ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को चाहिए नहीं। तो जो बॉडी को चाहिए नहीं वो यूरिन से बाहर पास आउट कर देते हैं, चाहे वो फिर यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रेटिनाइन हो, कोई भी चीज हो। हम केएफटी देखेंगे, केएफटी में काफी सारे केमिकल्स होते हैं जिनको बॉडी यानी कि किडनी फिल्टर करती है। अगर ये नहीं फिल्टर करे तो ये बॉडी के अंदर घूमते रहेंगे यानी कि अगर ये फिल्टर ना करे, यहाँ पर फिल्टर ना करे तो ये वापस कहाँ चले जाएंगे? बॉडी के अंदर ही चले जाएंगे, और ये टॉक्सिन्स आपके जॉइंटों में जमा होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जिन लोगों को जॉइंट्स पेन रहता है, जिन लोगों को जॉइंट में स्वेलिंग रहती है, जिन लोगों को जॉइंट्स में दर्द रहता है, हाइड्रोसिस हो जाता है यानी कि पानी भर जाता है, उनके यूरिया, यूरिक एसिड चीजें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर उन लोगों को ये बताते हैं कि आपका यूरिया या यूरिक एसिड बढ़ चुका है, तो यानी कि किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रही है। तो हमें तुरंत न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और अपना एक न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है किडनी क्लियर ट्रीटमेंट। इसके 4 स्टेप्स हैं। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपकी बीमारी की शुरुआत है, तो ये किडनी क्लियर जो फॉर्मूला है आपकी सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर बीमारी जरूरत से ज्यादा है, इमरजेंसी है, तो हमें किसी न किसी एलोपैथी डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये यूरेटर है, हमारे इनमें स्टोन भी बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये किडनी ने, ये नेफ्रॉन है, ये फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे टॉक्सिन्स इकट्ठे शुरू हो गए, कैल्शियम जमा होना शुरू हो गया, तो यही यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेते हैं, और ये स्टोन छोटे से छोटे होकर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, जो आपको पता नहीं चलता। जब आपको पेन होगा तो हम फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और फिर वहां लिखा होता है रिनल कैलकुलस या रिनल क्यूलाई। इसका मतलब है किडनी स्टोन हो जाना, रिनल कैलकुलस है ना। इसका मतलब कि वो फिर आपको बताते हैं कितने mm की किडनी है, सॉरी आपके स्टोन कितने mm की है, तो उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट या दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। एक कंडीशन है रोको। अब एक बीमारी होती है, और उस बीमारी में हमें डायलिसिस की नौबत आती है। तो डायलिसिस क्या है और कब हमें कराने की जरूरत पड़ती है? डायलिसिस में मेन जो है हमारे लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है क्रेटिनाइन। ये क्रेटिनाइन बहुत लो मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये जब जब बढ़ेगा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है, यानी कि क्योंकि क्रेटिनाइन भी हमारी प्रोटीन का ही लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन वो बहुत माइनर है, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए 0.1 से लेकर मैक्सिमम 1 पॉइंट तक जा सकता है। इतने से ज्यादा क्रेटिनाइन नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल है। मतलब इतना चल रहा है आपकी बॉडी में तो ठीक है। तो आप लोग कभी भी केएफटी कराएंगे तो उसमें क्रेटिनाइन लिखा होगा कितना है, लेकिन अगर ये 1 से या 2 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी, हमारी किडनी डेंजर जोन में जा चुकी है। 3 पर जाएगी
2 से यानी कि डेंजर जोन में जा रही है, ये येलो अलर्ट हो जाएगा, यानी कि अब आपको ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देना चाहिए। अगर ये 6 पे चला जाएगा तो ये रेड अलर्ट हो गया, रेड येलो है ना, और ये है आपका इमरजेंसी, यानी कि यहां से आपको ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। तो येलो यानी कि आपको अब ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और 6 जाएगा, 6 से ऊपर जाएगा, जब भी जाएगा 6 से ऊपर तो डॉक्टर आपको डायलिसिस की सलाह देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि ये मजबूरी है कि बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते चले गए तो क्रिएटिनिन अगर ये बॉडी के अंदर ही घूमता चला गया तो ये हार्ट को फेल कर सकता है, आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा, आपको टाइफाइड होना शुरू हो जाएगा, आपको स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन कर सकता है ये क्रिएटिनिन अगर बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको डायलिसिस करनी चाहिए। डायलिसिस क्या है? जो काम आपकी किडनी और आपके नेफ्रॉन कर रहे हैं वही काम आर्टिफिशियल एक मशीन करती है, और पेशेंट को सीधा सिंपल लिटाया जाता है और उसके एक हाथ से ब्लड को लिया जाता है, एक मशीन के अंदर डाला जाता है, और मशीन यही काम जो नेफ्रॉन कर रहा है, भगवान के द्वारा फ्री वाली चीज कर रही है, इसी को ये मशीन करेगी और इसको फिल्टर कर कर नीचे डालेगी और नीचे से ये दोबारा दूसरे हाथ में ये चढ़ा दिया जाता है। यानी कि एक तरफ से जाता रहेगा, एक तरफ से आता रहेगा, एक तरफ से जाता रहेगा, एक तरफ से आता रहेगा। ये हमारी मशीन क्या है? डायलिसिस की मशीन है। ये डायलिसिस की मशीन है जो हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करेगी। जैसे हम डायलिसिस कराएंगे आपका क्रिएटिनिन जो 6 पहुंच गया, 7 पहुंच गया, वो तुरंत 1 या 2 पर पहुंच जाएगा, है ना। तो डायलिसिस करने की हमें नौबत तब आती है जब हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा हो, नहीं तो हम बिना डायलिसिस के भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो बॉडी को इमरजेंसी केस में चला जाएगा, आपकी किडनी, हार्ट, लिवर फेल होने के चांसेस हैं उसमें, रोगों। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 6 या 6 से ऊपर पहुंच गया, यानी कि रेड अलर्ट में पहुंच गया है, तो आप किडनी क्लियर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर किडनी बहुत ज्यादा खराब है या डायलिसिस की नौबत, तो मैं किडनी क्लियर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। आप किडनी क्लियर ट्रीटमेंट केवल और केवल पिंक जोन तक ही यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 या 2 ही उसका लेवल होगा, तभी तक आप किडनी क्लियर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 2 तक ही करेंगे। 3 के बाद तो मैं करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका मतलब ये है किडनी ने अपनी पूरी 100% ताकत लगा दी है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो इसका मतलब है कि हम इसको परेशान नहीं करेंगे। तो इस केस में सर कोई ट्रीटमेंट? इस केस में केवल और केवल हम इनडायरेक्टली काम करेंगे। ट्रीटमेंट तो हम देंगे लेकिन किडनी को स्टिमुलेट करने वाले काम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपके कहीं कोई चीजें गंदगी जमा हो गई है तो हम डायरेक्ट कूड़ा उठाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। तो हम क्या करेंगे? साइड से कूड़ा उठाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे साइड से कूड़ा उठाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे साइड से कूड़ा उठाएंगे, और लास्ट में जाकर हम मेन कूड़े को उठाएंगे। क्योंकि आप ये चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और कूड़े का ढेर बीच में लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट बीच में थोड़ी जाओगे उठाने के लिए। तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे साइड से हटाएंगे। तो साइड से हटाना शुरू करेंगे, यानी कि हम किडनी को स्टिमुलेट ना कर हम लिवर को स्टिमुलेट करेंगे, हम लंग्स को स्टिमुलेट करेंगे, हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करेंगे कि बॉडी में टॉक्सिन्स कम से कम बने, और जो आ गए हैं उनको हम लंग्स के द्वारा या लिवर के द्वारा बाहर निकालने का काम करेंगे। हम किडनी पर कोई काम नहीं करेंगे। किडनी पर तब काम करेंगे जब हमारा क्रिएटिनिन लेवल 3 या 3 से डाउन चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल 6 पहुंच गया और हम डायरेक्ट किडनी पे काम करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? वो इमरजेंसी कंडीशन और खराब हो जाएगी, यानी कि आप डायरेक्ट बीच में कूद जाएंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे। तो हमें धीरे धीरे सफाई को करना है, ठीक है। अब किडनी खराब होगी तो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शन है, आइए देखते हैं। तो आपने देखा किडनी कैसे काम करती है, तो उसके कुछ फंक्शन हैं जो मैं आपको बताता हूँ। किडनी यूरिन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब मैंने बताया कि वो वेस्ट जो बॉडी खुद बनाती है वो हो गए ऑर्गेनिक, और वो वेस्ट जो हम खुद जानबूझकर खाते हैं, जैसे हम चाउमीन खा रहे हैं तो एजिनोमोटो के अंदर टॉक्सिन्स है, वो हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर जाएगा ही जाएगा वो, तो वो इनऑर्गेनिक हो गई। तो वेस्ट प्रोडक्ट के ड्रग्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, फूड हो सकता है, फूड में जो कलर डाला जाता है,
हम जो मिठाई खाते हैं, कौन सी, काजू कतली खाते हैं, उसके ऊपर जो सिल्वर की फॉइल है वो भी टॉक्सिन्स हैं, है ना। तो फूड कलर है, प्रिजर्वेटिव है, खाने को प्रिजर्वेटिव करने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वो भी हमारे, वो क्या है, इनऑर्गेनिक है सारे के सारे। और ऑर्गेनिक क्या है, बिलिरुबिन है, क्रेटनाइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, सल्फेट है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। एक आम आदमी के ब्लड में, पूरी बॉडी में 5 लीटर के करीब ब्लड होता है। हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, यानी कि हार्ट के अंदर से 5 लीटर जो ब्लड है वो 1 मिनट में पास आउट हो जाता है, ठीक है। और उसमें से 5वां हिस्सा यानी कि 1 मिनट में 1 लीटर किडनी फिल्टर करती है, यानी कि 5 मिनट में पूरे ब्लड को फिल्टर कर सकती है किडनी। किडनी के अंदर ब्लड जा रहा है, फिल्टर हो रहा है, ऐसे 5 मिनट में पूरा फिल्टर कर देती है। 1 लीटर में से 10% यूरिन पास आउट, ब्लड को फिल्टर करने के बाद यूरिन बनता है, यानी कि 1 लीटर में से 10% उसका यूरिन बनेगा। हर घंटे में 7 मिलीलीटर के ब्लड इसमें निकलता है, जिससे कि 7 लीटर शुद्ध रक्त निकलता है। इस प्रकार दिन में लगभग 30 बार सारा का सारा ब्लड माइक्रो फिल्टर हो जाता है। 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन हमारा किडनी बनाती है। 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन हमारी किडनी के द्वारा 24 घंटे में बनता है। किडनी में बारी बारी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। एक वेव चलती है जो यूरिन को दोनों यूट्रस से ढकेलती है, यूरेटर से ढकेलती है, यानी कि उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालती है, ब्लैडर की तरफ। जब हम लेटी अवस्था में होते हैं तो हार्ट 5 लीटर के करीब ब्लड फिल्टर करता है। व्यायाम करने पर या भागने या दौड़ने पर ये तेजी से फिल्टर करता है, यानी कि ये लगभग 20 से 25 लीटर भी फिल्टर कर सकता है। किडनी का फिल्ट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है। जितना जितना फास्ट सर्कुलेशन घूम रहा होगा हमारी बॉडी के अंदर, उतना ही तेज किडनी भी काम करेगी, क्योंकि उसे तुरंत तुरंत फिल्टर करके बॉडी को देना है, तुरंत तुरंत बॉडी को फिल्टर करके देना है। तो इस तरीके से बॉडी, ये किडनी फिल्टर करती है। हमारी दोनों किडनियां बॉडी के फ्लूइड में से एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस बनाने का काम करती हैं। ब्लड का हमारा जो पीएच लेवल है 7.14 से लेकर 7.41 तक होना चाहिए, ये किडनी की जिम्मेदारी है, क्योंकि एसिड और अल्कलाइन को बाहर निकालने का काम हमारी दोनों किडनियां करती हैं। हमारी लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, तो 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, और राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, तो 20% एसिड को फिल्टर करती है। इस तरीके से बॉडी में एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम हमारी किडनियां करती हैं। किडनी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। अगर बॉडी के अंदर आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो किडनी फिल्टर कर देगी। किडनी के फिल्ट्रेशन से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में हमें यूरिन ज़्यादा आता है गर्मियों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि अब बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री है ना। तो जो बॉडी के हिसाब से 37 डिग्री सेल्सियस रहे तो हमें सर्कुलेशन ज़्यादा फास्ट दौड़ाना पड़ता है। और अभी आपको मैंने बताया जितना तेज तरीके से सर्कुलेशन घूमेगा उतना ही किडनी को भी काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसी वजह से सर्दियों में टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ जो हमारा यूरिन भी ज़्यादा आता है। तो यूरिन ज़्यादा आने का मतलब है कि किडनी को ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ रहा है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है। हमारी बॉडी किडनी के अंदर 1.25 DCC हार्मोन बनता है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है। इसके बारे में मैं अब आपको डिटेल से बताऊंगा। किडनी रेनिन नामक एंजाइम भी बनाती है जो कि बीपी को कंट्रोल करती है, इसको भी डिटेल से समझाऊंगा। जब एक किडनी डैमेज हो जाए तो दूसरी किडनी उसका काम करती है, और दूसरी किडनी कुछ देर एसिड को फिल्टर करती है तो कुछ देर अल्कलाइन को फिल्टर करती है। मतलब पहले वो एसिड को फिल्टर करेगी, फिर वो अल्कलाइन को करेगी, इस तरीके से वो मेंटेन करती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो शरीर के सारे ऑर्गन्स गर्म रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन तेजी से घूमता है, और इसी वजह से सर्दियों में गर्मी की अपेक्षा यूरिन ज़्यादा बनता है। किडनी यूरिन द्वारा बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखती है। जब ये नमक को बाहर जाने देती है तो पोटेशियम को रोक लेती है, और जब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये पोटेशियम को रोक लेती है और नमक को जाने देती है। यानी कि अगर किसी की बॉडी में स्वेलिंग हो, वाटर रिटेंशन हो, तो हमें उसको पोटेशियम देना चाहिए। पोटेशियम इसमें सबसे ज़्यादा नारियल पानी में है, और हमारे केले में है, और टमाटर में है। तो यानी कि अगर किसी का बीपी हाई है तो उसे नारियल पानी पिलाना चाहिए, उसे टमाटर को सूप पिलाना चाहिए, और उसे हमें क्या देना चाहिए, केला खिलाना चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ पोटेशियम को बढ़ा देंगे और सोडियम लेवल डाउन चला जाएगा।
किडनी 3 प्रकार के हार्मोन बनाती है। अभी मैं बताऊंगा आपको, रेनिन के बारे में बताऊंगा, 1.25 डीसीसी के बारे में बताऊंगा और एरिथ्रोपोइटिन के बारे में बताऊंगा। किडनी ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी मेंटेन करने का काम करती है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था लीवर के फंक्शन में कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है, कि बॉडी की वह इमरजेंसी कंडीशन जब बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता है और प्रोटीन आप इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बॉडी या लीवर आपके फैट को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है, आपके कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन जो है ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो अब इसको कैसे मेंटेन करती है, क्योंकि ये जो इमरजेंसी कंडीशन बनी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की कमी है और ग्लूकोज हम खा नहीं रहे, जैसे अन्ना हजारे जी फास्ट पे चले गए। अब उन्होंने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करती है, आपके एक्स्ट्रा फैट को, फैट तो है ही है ना, मांसपेशियां तो है ही है, तो उस एक्स्ट्रा फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को, इस टाइम को ही ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और लेकिन इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने में कर सकती है बॉडी, लेकिन बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगी, किडनी ही करेगी। अब किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी तो फिर बॉडी की कंडीशन खराब हो जाएगी, यानी कि वो उनको कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। तो किडनी आपके इमरजेंसी वाले केसेस में, यानी कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस के केसेस में, उस बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर कर उस प्रोसेस को मदद करती है, यानी कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस की मदद उस प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो रोक दो। किडनी 3 प्रकार के हार्मोन बनाती है। पहला है रेनिन, दूसरा एरिथ्रोपोइटिन, तीसरा 1.25 डीसीसी हार्मोन। अगर ये ना बने तो इनका क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले समझते हैं रेनिन का फंक्शन। रेनिन क्या करती है कि आपका लिवर क्या करता है, एंजियोटेंसिन बनाता है। लिवर क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन बनाता है, एंजियोटेंसिनोजन, सॉरी एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, लिवर क्या बनाता है, एंजियोटेंसिनोजन। कौन बना रहा है, लिवर। ये लिवर एंजियोटेंसिनोजन बनाकर किसके पास भेजती है, किडनी के पास भेजती है। ये किडनी के पास पहुंचता है ब्लड के थ्रू। किडनी का रेनिन नामक जो एंजाइम है या हार्मोन है, इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, रेनिन। क्लियर। लिवर एंजियोटेंसिनोजन बनाता है। जैसे ये एंजियोटेंसिनोजन किडनी के पास पहुंचता है, किडनी का रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है। जब ये लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स में क्या है, कन्वर्टिंग एंजाइम है। आपको मैंने बताया था लंग्स का चैप्टर पढ़ाते समय कि लंग्स के अपेक्स भाग में कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नंबर 2 में कन्वर्ट कर देंगे। AGE एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब इससे हुआ क्या, और इसकी जरूरत कब पड़ती है। ये जो एंजियोटेंसिन नंबर 2 है ये खतरनाक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब ब्लड वेसल को सिकुड़ने वाला है। क्या करने वाला है, सिकुड़ने वाला है। मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का और उसका ब्लड लॉस चला जाता है, तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, पढ़ा ना कि लगभग 5 लीटर के करीब होता है, जो इस पाइप में घूम रहा है ना। कैसे घूम रहा है, नॉर्मली घूम रहा है। ठीक है, जब ये 5 लीटर ब्लड इस पाइप में घूम रहा है तो इसका एक प्रेशर होगा ना, मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए इसका प्रेशर क्या है, 90 है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80-120 होता है ना, ये मान लो 80-120 है। ठीक है, ये है। जब ये 5 लीटर ब्लड इस पाइप में घूम रहा है तो इसका ब्लड प्रेशर कितना है,
120 80 है ना। अब मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया इस व्यक्ति का और ब्लड लॉस हो गया, तो इस पाइप तो छोटा थोड़ी होगा, पाइप तो उतनी बड़ा रहेगा, लेकिन ब्लड लॉस हो गया तो ये ब्लड रह गया 4 लीटर तक, 4 लीटर रह गया। तो इस समय क्या इतना ब्लड प्रेशर रहेगा इसका? डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ना। तो डाउन होने पर ये कितना चला जाएगा? 100 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, 60 ऐसे चला गया। अगर ये इतना चला गया तो ये लो बीपी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लो बीपी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लड ना, अब ऐसा तो नहीं कि 1 मिनट में ब्लड कोई भी दे देगा हमें, तो उस कंडीशन से, इस इमरजेंसी केस से बचाने के लिए यही फॉर्मूला काम करेगा कि हम लिवर को स्टिमुलेट करेंगे। ये नेचुरली है, भगवान करता है ऐसे कि लिवर से क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजन निकलेगा, एंजियोटेंसिनोजन किडनी के पास पहुंचेगा, किडनी इसको क्या करेगी? रेनिन क्या करेगा? इसको एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देगा। इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 जब लंग्स के पास पहुंचेगा तो लंग्स क्या करेगा? इसे एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा? इस पाइप को क्या करेगा? पतला कर देगा। इस पाइप को यहां से उठाकर पतला कर दिया इसने। अब क्या होगा? ब्लड प्रेशर दोबारा से ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 और 80। जैसे अगर इतना बड़ा पाइप है, इतना चौड़ा पाइप है, उसमें 5 लीटर ब्लड जा रहा था और ठीक ठाक चल रहा था काम, लेकिन 4 लीटर रह गया, तो अब तो फ्लो कम हो जाएगा ना। तो एंजियोटेंसिन नंबर 2 क्या करेगा? इस पाइप को छोटा कर देगा, तो 4 लीटर ब्लड भी इसके अंदर नॉर्मल प्रेशर बनाकर रखेगा। मेरी बात समझ आई? एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला जो है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला बोलते हैं इसको। एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला हमारे एक्सीडेंटल बीपी लो को नॉर्मल लाने में मदद करता है। अगर ये रेनिन नहीं बनता तो ये इमरजेंसी में नहीं बचता। ऐसा बॉडी करती है, हमें पता ही नहीं चलता है, ऐसी बॉडी करती है शरीर को बचाने के लिए। लेकिन अगर ये जो प्रोसेस है, इसको हम न्यूरोथेरेपी में कैसे करेंगे? हमें पता है कि हम लीवर को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, हमें पता है हम किडनी को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, और हमें पता है कि हम लंग्स को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो जब हमें ये पता है कि लीवर को कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, जब हमें ये पता है कि हम किडनी को कैसे कर सकते हैं, जब हमें पता है कि हम लंग्स को कैसे कर सकते हैं, तो क्या हम ये फॉर्मूला नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में इस फॉर्मूले का नाम है एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? 7 लिवर, 7 म्यूकस जीरो, 6 लंग शोल्डर। यानी कि अब जो मैंने जो बनाया, जो लेटेस्ट फॉर्मूला हमने जो बनाया, 7 लिवर, 7 लिवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 7 लंग शोल्डर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ये इमरजेंसी वाला बीपी हमारा नॉर्मल रह सकता है। बात क्लियर हुई? तुम्हारा रेनिन का फंक्शन समझ आया? एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है, हमारी आरबीसी बनती है। आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि ब्लड जो है, इस ब्लड में जो मेन चीज है वो आरबीसी है। क्या है? आरबीसी है ना। हम बोलते हैं लाल, हमारा जो खून दिखाई देता है वो लाल दिखाई देता है, तो इसकी वजह से दिखाई देता है। ये आरबीसी जो फॉर्मेशन है, जो बनती है, वो कहां बनती है? वॉन मैरो में बनती है। किसके अंदर बनती है आरबीसी? वॉन मैरो में बनती है। और जिसके लिए हम कौन सा पॉइंट देते हैं? विटामिन फॉर्मेशन पॉइंट देते हैं। कहां देते हैं? यही तो देते हैं, विटामिन फॉर्मेशन। तो ये क्या है? वॉन मैरो है। हम इस वॉन मैरो को स्टिमुलेट करने के लिए कर आरबीसी बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है? वॉन मैरो। कहां वॉन मैरो क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है। अगर मान लीजिए किसी की आरबीसी डाउन चली जाए, आरबीसी डाउन चली जाए, तो उस कंडीशन में ये वॉन मैरो बनाएगा, इसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो डाउन चली जाएगी। लेकिन ये किसके कहने पे बनाता है? ये किसके कहने पे बनाता है? ये बनाता है एरिथ्रोपोएटिन के कहने पर। किसके कहने पर? एरिथ्रोपोएटिन के कहने पर ये क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है। अगर एरिथ्रोपोएटिन ना बने तो क्या आरबीसी बनेगी? यानी कि किडनी अगर ठीक से काम ना करे तो हमारा हीमोग्लोबिन तो भी डाउन जा सकता है। हीमोग्लोबिन और किडनी दोनों का काम ये है, क्योंकि किडनी से हमारा एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन कहां जाता है? किडनी के पास, उसके वॉन मैरो के पास जाता है, और वॉन मैरो से कहता है कि आप ब्लड बनाओ, बॉडी को जरूरत है। तो आरबीसी इस प्रोसेस में बनती है। तो इसलिए अगर किसी की आरबीसी डाउन जा रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? किडनी को स्टिमुलेट करना जानते हैं, हम वॉन मैरो को स्टिमुलेट करना जानते हैं, हम आरबीसी बना सकते हैं। यानी कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन डाउन हो तो हम यहां पर इसमें काम कर सकते हैं। अब इसका इमरजेंसी में कैसे यूज होता है? मान लीजिए आप किसी
लद्दाख वाले एरिया में घूमने गए। कहाँ गए? लद्दाख गए। लद्दाख में क्या है? बहुत ठंड है। कितनी ठंड है? माइनस में है टेम्परेचर, है ना, माइनस, है ना, और ऊंचाई भी बहुत है। तो कहा जाता है जितने हम ऊंचे जाएंगे ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाएगा, है ना, ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा। और मैंने आपको बताया है लंग्स के चैप्टर में कि हमारी ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है ना, ब्लड ही तो करता है। और ब्लड में भी कौन करता है? आरबीसी करते हैं। वहाँ ऑक्सीजन कम है, वहाँ ऑक्सीजन कम है, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ही चाहिए, सेल को तो ऑक्सीजन ही चाहिए। अगर वहाँ ऑक्सीजन कम है और यहाँ पर आरबीसी केवल मान लीजिए 5 है नॉर्मल, हम जमीन पे, हम दिल्ली में है, तो हमें कितनी, मान लीजिए कि 5 लाख के करीब में आरबीसी चाहिए हमें, 5 लाख के करीब आरबीसी है, तो मेरा काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। वहां पे मैं चला जाऊं और वहां ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ क्या वो 5 लाख के करीब में आरबीसी उतने ऑक्सीजन को ले पाएंगी? क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन कम है। तो उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए ज्यादा आरबीसी बनानी पड़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन को, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन कम है और ज्यादा ऑक्सीजन मुझे चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब एक व्यक्ति की कैपेसिटी 10 केजी वजन उठाने की है और बाहर मुझे चाहिए ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा? 2 व्यक्ति और लगा दूंगा, भाई तू भी उठाओ। तो उस समय पर मैं आरबीसी की संख्या बढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ही आरबीसी की संख्या बढ़ेगी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, और वहां पर हम अपना काम प्रॉपर कर पाते हैं। इसकी क्या पहचान है? जब हम वहां जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे चेहरे का रौनक बढ़ जाती है, हमारे चेहरे पर रौनक बढ़ जाती है, हमारे चेहरा, हमारे गाल लाल लाल होने शुरू हो जाते हैं, लाल लाल होते हैं ना। वहां जाते हैं तो टमाटर जैसे बन जाते हैं हम, है ना, और वापस यहाँ आकर फिर दोबारा काले भसुंड हो जाते हैं ना। तो यानी कि वहां जब हम गए तो वहां हमारी बॉडी में आरबीसी बढ़ी, और उस आरबीसी को की बॉडी की कंडीशन है, नहीं बढ़ाता तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती और हमारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? एरिथ्रोपोइटिन यहाँ बनना बहुत जरूरी है, ये आरबीसी को बनाने के लिए ये जरूरी है। यानी कि अगर किडनी प्रॉपर काम ना करे तो उनका हीमोग्लोबिन डाउन चला जाएगा। जिन लोगों की किडनी डायलिसिस होती है उनका 101% हीमोग्लोबिन डाउन होता है। आप किसी डायलिसिस पेशेंट का हीमोग्लोबिन कभी चेक करके देखना, यानी कि ये वाला, उनका डाउन ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब किडनी खराब है तो एरिथ्रोपोइटिन भी कहां से बनेगा? तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी कहां से बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन कहां से आएगा? क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाएगा। न्यूरोथेरेपी इस इमरजेंसी केस में मदद कर सकती है। हम किडनी को स्टिमुलेट करना जानते हैं, हम इसको स्टिमुलेट करना जानते हैं, विटामिन फॉर्मेशन। तो जितने भी हमारे पार्को वाले ट्रीटमेंट हैं, जितने भी हमारे विटामिन फॉर्मेशन वाले ट्रीटमेंट हैं, वो सब हीमोग्लोबिन पे काम करते हैं। जितने भी हमारे पार्को या विटामिन वाले फॉर्मूले हैं, फॉलिक एसिड फार्मूला है, विटामिन B12 फार्मूला है, ब्लैक ट्रीटमेंट फार्मूला है, न्यू फ्लैग ट्रीटमेंट फार्मूला है, लार्ज फॉलिक ब्लैक ट्रीटमेंट फार्मूला है, ये जितने भी फार्मूले ब्लैक 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 वाइट वाले हैं, ये सारे हमारे ब्लड पर काम करते हैं, यानी कि हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात कहानी? अगला हार्मोन हमारा है 1.25 DCC हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करता है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। दुनिया में आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए बंद कमरे में, दुनिया का एक बोरा भरकर आप कैल्शियम खा लीजिए बंद कमरे में, आपको 1% भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। नियम ये कहता है कि कैल्शियम तब एब्जॉर्ब होगा जब आपकी बॉडी धूप में बैठेगी, यानी कि जब तक सनलाइट आपके स्किन पर नहीं पड़ेगी, तो सनलाइट नहीं पड़ेगी तो आपका ये 1.25 DCC फार्मूला, ये हार्मोन नहीं बनेगा। और ये नहीं बनेगा तो यही एक ऐसा हार्मोन है जो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि बिना धूप के आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, आपका कैल्शियम बेकार है। अब ये कैसे काम करता है? जब हम धूप में जाते हैं या धूप हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो हमारी स्किन के नीचे एक लेयर है, उस लेयर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, वो केमिकल रिएक्शन लिवर के पास जाती है, वो सर्कुलेशन जाकर लिवर के पास पहुंचता है, वो केमिकल लिवर के पास पहुंचकर किडनी को स्टिमुलेट करता है कि आप 1.25 DCC हार्मोन बनाओ। जैसे विटामिन डी है, हमें कहते हैं सूर्य से विटामिन डी बनता है, तो विटामिन डी से किडनी स्टिमुलेट होती है जो 1.25 DCC हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन जाकर आपकी इंटेस्टाइन, जहां खाना एब्जॉर्ब हो रहा था, यहां हो रहा था ना, ऐसे मैंने बताया था, ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गए, ये लिम्फ वेसल्स हो गए, ऐसे बताया था।
तो यहां पर ये खाना आ रहा है और इसमें कैल्शियम है, तो इस कैल्शियम को पकड़ने का काम कौन करेगा? 1.25 DCC हार्मोन करेगा। तो ये हार्मोन बनकर ये यहां जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और वहां से कैल्शियम को पकड़ के लेके आता है। जैसे आप किसी अनजान देश में जाएं और जिसने आपको बुलाया है वो वहां ना पहुंचे तो क्या करेंगे आप? दोबारा से टिकट कराएंगे और वापस घर आ जाएंगे ना। अब जो आप कहीं जानते नहीं किसी को, पहचानते नहीं किसी को, और वो आपका फोन ना उठाए तो आप क्या करेंगे बेचारे? या तो रोड पे भटकेंगे या क्या करेंगे, वापस दोबारा टिकट करेंगे और घर आ जाएंगे। तो यही कंडीशन होती है कि जब कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है खाने के साथ साथ, तो यहाँ पर इस पाइप में जब यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि क्या मुझे 1.25 DCC हार्मोन लेने आया है। अगर ये हार्मोन लेने नहीं आया कैल्शियम को, तो कैल्शियम क्या कि आगे बढ़ जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और मोशन के थ्रू बाहर आ जाता है। यानी कि अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो पहली चीज आपको धूप में बैठना कंपलसरी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि विटामिन डी नहीं बनेगा। क्योंकि बॉडी जब सूर्य की किरणें पड़ती है हमारे स्किन के ऊपर तो विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी जाकर ही इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई जगो, जाओ कैल्शियम लेकर आओ, बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है। तो जब यही नहीं बनेगा तो कैल्शियम आएगा कहां से? तो अगर आपकी किडनी खराब है तो भी आपका कैल्शियम लेवल डाउन जाएगा ही जाएगा। तो दूसरी चीज, अगर किसी की डायलिसिस चल रही है और किडनी खराब है या किडनी का पेशेंट है तो उसका कैल्शियम लेवल भी डाउन जाएगा ही जाएगा। तो हमें, अगर हम किसी के कैल्शियम के लिए ऊपर काम करना चाह रहे हैं, कैल्शियम लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें पहले किडनी को भी स्टिमुलेट करना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि मैं आपको कैल्शियम का ट्रीटमेंट दे रहा हूं, आपको धूप में बैठना कंपलसरी है, क्योंकि मेरे देने से कैल्शियम थोड़ी बन जाएगा, मैं तो कैल्शियम को केवल एब्जॉर्ब करा सकता हूं। और जो हमारा 125 DCC फॉर्मूला है ये तभी काम करेगा जब पेशेंट धूप में बैठेगा। अगर पेशेंट धूप में नहीं बैठेगा तो आप भी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसका कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ेगा। इसका समझ आया फंक्शन कि 125 DCC क्या करता है? तो इस प्रकार हमने देखा कि किडनी से 3 हार्मोन मेन बनते हैं, एक हमारा एरिथ्रोपोइटिन, एक हमारा रेनिन, एक है 1.25 DCC। तो ये 3 हार्मोन ना बने तो किडनी की खराबी की वजह से आपका हीमोग्लोबिन डाउन जा सकता है, किडनी की खराबी की वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम जो कम हो गया वो नॉर्मल नहीं आएगा, और किडनी की खराबी की वजह से आपका कैल्शियम लेवल भी डाउन जा सकता है। तो अगर ये तीनों ही चीजें, तो हमें किडनी पर ध्यान देना चाहिए, किडनी को स्टिमुलेट करना चाहिए। लेकिन डायलिसिस की पेशेंट है तो हमें किडनी को स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए, उसका अल्टरनेट देखना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब कि एरिथ्रोपोइटिन अगर हमें बनाना है और किडनी डायलिसिस पर है तो हम लिवर से बना सकते हैं, लिवर एरिथ्रोपोइटिन बना सकता है। तो इस तरीके से इसके तीनों फंक्शन में हम लिवर की मदद लेंगे। रेनिन भी लिवर बनाएगा, मतलब वो एंजियोटेंसिनोजन बनाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में इससे मदद लेंगे लिवर से, और किडनी अपना फंक्शन नॉर्मल करेगी। DCC के अलावा कहीं और विकल्प है ऐसा कर दो, किडनी के अलावा? कौन सा?